नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 292, मेरी प्रतिभा है। उसी समय कुनलुन पर्वत में एक भव्य हॉल था जो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था। बादल और धुंध इसके चारों ओर छाए हुए थे, जिससे ये किसी परीक्षा से निकली जगह जैसा लग रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक सफ़ेद वस्त्र पहने युवती खड़ी थी। उसकी सुंदरता अनोखी और मनमोहक थी। यह महिला ईशा थी, जिसे कुनलुन पर्वत की 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक माना जाता था। वह स्वर्ग की धन्य पुत्री थी और जिसकी शक्ति ने अनगिनत विशेषज्ञों को दबा दिया था। उसके बगल में चमकती आंखों वाली लेकिन विलक्षण इरा खड़ी थी। इस बार जब तुम बाहर गई थी तो क्या तुमने अर्जुन को देखा था? ईशा ने अचानक पूछा। इरा ने सिर हिलाया। उसने कुछ बबल गम चबाया और एक बड़ा बुलबुला बनाया। बहन, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन में ऐसा क्या है? उसकी ताकत इतनी भी नहीं है कि उसका बखान किया जाए और उसकी जड़ें भी बहुत कमज़ोर हैं। तुम इस बच्चे पर इतना ध्यान क्यों देती हो? क्या ये हो सकता है कि तुम उसे पसंद करती हो? यह असंभव है। यहाँ तुम्हारा पीछा करने वाले प्रतिभाशाली लोगों में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह अर्जुन को कुचल सके। ईशा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूछना जारी रखा, वह वहाँ कैसा है? क्या उसे वह व्यक्ति मिल गया जिसने उसके माता पिता को मारा था? नहीं, इरा ने अपना सिर हिलाया। बहन, यह इतना आसान नहीं है। मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ चींटियां मारी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को मारा है, उसका हुआक्सिया के शीर्ष परिवारों से कुछ संबंध है। मैं मूल रूप से उन परिवारों के साथ गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अचानक वापस बुला लिया। मुझे अभी तक पर्याप्त मज़ा नहीं आया है। ओह, ईशा की आंखें शांत थीं। इरा थोड़ी असहाय थी। वह बोलने ही वाली थी कि ईशा ने फिर पूछा, उसका साधना स्तर क्या है? क्या वह अभी भी आत्मा खोलने वाले क्षेत्र का साधक है? इरा ने अपना सिर खुजलाया और कुछ देर तक इस विषय पर विचार किया। बहन, कुनलुन पर्वत छोड़ने के बाद इस बच्चे की साधना में बहुत सुधार हुआ है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका है और क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह छठे स्तर से बस एक कदम दूर है। ईशा की खूबसूरत आंखें थोड़ी हैरान थीं। हुआक्सिया की आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, इसलिए उसकी साधना की गति धीमी होनी चाहिए थी, फिर भी विपरीत हो रहा है। ये कैसे संभव है? इरा ने आगे कहा, बहन, ये सबसे डरावनी बात नहीं है। अर्जुन और मेरे बीच ताकत का बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन मैं उससे खतरे की प्रबल भावना महसूस कर सकती हूँ। वास्तव में, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं, तो भी मैं उसे मार नहीं पाऊंगी। इस समय ईशा का शांत हृदय उथल पुथल में था। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाई, क्या ये सच हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो कहा वह सच था? क्या अर्जुन में स्वर्ग तक पहुंचने की शक्ति है? बहन, तुमने क्या कहा? ईशा ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बादलों से ढकी एक विशाल चोटी की ओर देख रही थीं, और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए और अर्जुन ने सफलता प्राप्त कर ली और क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गया। वह अभी भी 7वें स्तर से कुछ दूरी पर था। जहां तक सान्या और रोशनी की बात है, उनकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, और वे जल्द ही शरीर को तपा देने वाले क्षेत्र को पार कर गईं और आत्मा को खोलने वाले क्षेत्र के पहले स्तर की ओर बढ़ गईं। अर्जुन थोड़ा स्तब्ध था। उसे यह एहसास नहीं था कि उनकी प्रतिभा का स्तर कितना भयानक था, हालांकि उनकी जड़ें भी नश्वर थीं। सामान्य किसानों की तुलना में तो वे बहुत कमज़ोर होने चाहिए, लेकिन उनकी खेती की गति इतनी तेज़ कैसे हो सकती है? आपको ये जानना होगा कि इस प्रक्रिया में एक औसत व्यक्ति को पूरे 100 दिन लग सकते हैं। हालांकि दोनों लड़कियों ने इसे 2 दिनों में पूरा कर लिया। ये सचमुच थोड़ा अजीब था। इस समय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसे उत्तर दिया। इसमें इतनी अजीब बात क्या है? बच्चे, क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुम्हारी साधना की गति भी बढ़ रही है? तुम्हारी कौमार्य भंग होने से पहले तुम्हारी प्रतिभा को दबा दिया गया था। क्या तुम सच में सोचती थी कि तुम्हारी जड़ें नश्वर हैं? हास्यास्पद। अगर तुम्हारी जड़ें नश्वर होती, तो इस दुनिया में कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं होती। क्या आपको लगता है कि संसार का ब्रिस्तान किसी नश्वर जड़ वाले व्यक्ति को अपना स्वामी चुनेगा? अर्जुन दंग रह गया। उसे लगा कि उसने कुछ पकड़ लिया है और उसने पूछा, वरिष्ठ, आपका मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि वे इतनी जल्दी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? ये तुम्हारी वजह से है। बच्चे, क्या तुम सच में मूर्ख हो या तुम सिर्फ मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी तुम्हारा भाग्य नहीं बता सकते।
उस स्थिति में क्या तुम्हें लगता है कि हुआक्सिया या कुनलुन पर्वतों में उपलब्ध उपकरण और तकनीकें कुछ बेहतर कर सकती हैं? अर्जुन चौंक गया। अब सब कुछ स्पष्ट था। जब से उसने पहली बार सान्या के साथ सोया था, उसकी साधना की गति और भी तेज हो गई थी, और बाहरी दुनिया से उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की थी वह और भी शुद्ध हो गई थी। उसने सोचा था कि यह संसार कब्रिस्तान की वजह से था, लेकिन अब उसे लगा कि यह सब उसकी प्रतिभा की वजह से था। एक ऐसी प्रतिभा जिसने सबको धोखा दिया। ये बात समझ में आती है। आखिरकार उसकी माँ के पास एक दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ थी। चाहे उसे उसकी माँ की वंशावली कितनी भी कम क्यों न मिली हो, उसके लिए नश्वर जड़ें होना असंभव था। वरिष्ठ, वास्तव में मेरी प्रतिभा क्या है? इससे पहले कि अर्जुन अपना प्रश्न पूरा कर पाता, काले वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि वह अब और कुछ नहीं कहना चाहता। सुबह अर्जुन बिस्तर से उठा और सान्या और रोशनी को सोफे पर असहाय भाव से बैठे देखा। ऐसा लग रहा था कि आज उसे अपना नाश्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। इस प्रकार अर्जुन के पास अंडे फ्राइड राइस की एक साधारण डिश बनाने और दोनों लड़कियों के लिए कुछ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसने विला के दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने झूया को देखा, जो अवसर के अनुरूप कपड़े पहने हुए थी। अर्जुन, अब समय हो गया है। अगर हम अभी निकलें तो हम समय पर कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाकर दोनों लड़कियों को बताया। दोनों लड़कियों ने सिर्फ एक हल्की सी ओह कहकर जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। अर्जुन पूरी तरह अवाक रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि वे साधना और उन्नति के आनंद में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसे नजरअंदाज भी कर दिया। हालांकि यह सामान्य बात थी। उस समय जब उन्होंने पहली बार साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तो वे भी बहुत उत्साहित थे। न केवल उसके शरीर में भारी परिवर्तन हुआ, बल्कि शक्ति की विस्फोटक अनुभूति भी रोमांचकारी थी। हालांकि 3 दिनों के बाद यह उत्साह खत्म हो गया और वह कुछ हद तक इस सब के प्रति उदासीन हो गया। उसके बाद ये दृढ़ता ही थी जिसने किसी को साधना पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। ये संभवतः उन दोनों के लिए एक जैसा होगा। अर्जुन छाया को देखने के लिए बगल के विला में गया। दुर्भाग्य से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए अर्जुन ने उसे साथ लाने का विचार छोड़ दिया और सीधे झूया की बेंटले में चला गया। कार तेजी से मेडिसिन किंग वैली की दिशा में चल पड़ी। वैसे मिस्टर अर्जुन, मेडिसिन अलायंस और हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के बीच सहयोगात्मक संबंध हैं। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के लोग निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? झूया ने रियरव्यू मिरर से अर्जुन की ओर देखा। वह थोड़ा चिंतित थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। जब तक वे मुझे उकसाते नहीं, मैं उन्हें नहीं छूऊंगा। लेकिन अगर वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत दीजिए। अध्याय 293 फास्ट एंड फ्यूरियस। वहां जाते समय अर्जुन पीछे की सीट पर आंखें बंद करके बैठा रहा। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मंद धारा उसके चारों ओर घूम रही थी। झूया बीच बीच में रियरव्यू मिरर से अर्जुन की ओर देखती रहती थी और सोचती थी कि वह क्या सोच रहा है। बंसल परिवार में उनकी पहचान खास थी और इस नाते वे कभी किसी की ड्राइवर नहीं रहीं। आज ये बात बदल गई थी। हालांकि अर्जुन के पीछे बैठने से उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। शायद यही वह आभा थी जो शक्तिशाली विशेषज्ञों से निकलती थी। श्री अर्जुन, हम लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, झूया ने कहा। ठीक है। झूया ने स्थिर गति से गाड़ी चलाई, जिससे उसके लिए खेती पर अपना ध्यान केंद्रित करना आसान हो गया। अचानक पीछे से 2 इंजनों की गर्जना की आवाज सुनाई दी। झूया ने पीछे के शीशे पर नजर डाली और देखा कि 2 स्पोर्ट्स कारें तेजी से उनकी ओर आ रही हैं, एक लाल और एक सफेद। ये दोनों कारें निस्संदेह दौड़ रही थीं। हालांकि जब उसने लाइसेंस प्लेट पर नंबर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। कारों में से एक लुओ परिवार की थी, जो कैपिटल सिटी में एक मार्शल आर्ट परिवार है। जहां तक दूसरी कार की बात है, हालांकि वह नहीं पहचान पाई कि वह किस परिवार की थी, लेकिन उस पर भी कैपिटल सिटी का नंबर कोड था। तथ्य यह है कि यह इस दूसरे व्यक्ति के साथ रेस कर रही थी, जिसका मतलब था कि उनकी स्थिति कुछ हद तक तुलनीय होनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि वे इसी मार्ग पर आए थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे मेडिसिन अलायंस द्वारा आयोजित कार्यक्रम की ओर जा रहे थे। यहाँ गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर भी वे उससे दोगुनी गति से जा रहे थे। असहाय होकर झूया केवल स्टीयरिंग व्हील को मोड़कर साइड में हट गई ताकि वे निकल जाएं। हालांकि दोनों कारों का झूया से बचने का कोई इरादा नहीं था। वे एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं और एक दूसरे को 1 इंच भी जगह नहीं दे रही थीं। उसके बाईं ओर से गुजरने के बजाय दोनों कारें अपनी स्थिति में बनी रहीं, और जो कार झूया के ठीक पीछे थी, उसने तेजी से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया।
जूया का चेहरा ठंडा पड़ गया, लेकिन टक्कर से बचने के लिए वह अपनी गति बढ़ा सकती थी। हालांकि दोनों स्पोर्ट्स कारें और भी तेज थीं। बाईं ओर वाली कार बेंटले से टकरा गई, जिससे उसकी साइड खरोंच गई और ऐसा करते समय चिंगारी निकली। इससे जूया डर गई। हालांकि यह अंत नहीं था। उसके पीछे सफ़ेद स्पोर्ट्स कार को धीमा करना पड़ा और इस तरह लाल रंग की कार ने उसे पीछे छोड़ दिया। क्रोधित होकर सफ़ेद कार के चालक ने बेंटले को पीछे से टक्कर मार दी। टकराना, कार हिलने लगी और जूया की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे कार चट्टान की ओर जा गिरी। चट्टान 1000 फीट ऊंची थी। अगर कार गिर जाती तो सब खत्म हो जाता। घबराकर जूया ने फिर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और कार पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि सफ़ेद स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर उसे बीच वाली उंगली दिखा रहा था और तिरस्कार भरे भाव के साथ गुजर रहा था। इस व्यक्ति को स्पष्टतः अपने जीवन की परवाह नहीं थी। हालांकि जूया जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। वह केवल कार पर नियंत्रण पाने और उसे चट्टान से दूर ले जाने की पूरी कोशिश कर सकती थी। उसने ब्रेक तो लगाए, लेकिन पूरी ताकत से ब्रेक लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो कार पलट जाएगी। हालांकि जैसे ही वह निराश होने वाली थी और बेंटले चट्टान से नीचे गिरने ही वाली थी, कुछ अजीब बात घटित हुई। पीछे की खिड़कियां और विंडशील्ड टूट गए तथा तेज हवा के झोंकों ने कार को चारों ओर से घेर लिया। कार की गति अचानक कम हो गई, मानो उसे किसी बाहरी शक्ति द्वारा बलपूर्वक नियंत्रित किया जा रहा हो। जूया को कुछ एहसास हुआ और वह पलटा। अर्जुन की आंखें बेहद शांत और ठंडी थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथ में तेजी से घूमती हवा का एक गोला पकड़ रखा हो। एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी और अर्जुन का हाथ अचानक स्टीयरिंग व्हील पर आ गया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में छोड़ दो, एक्सीलेटर दबाओ और पीछा करो। बोलने वाला व्यक्ति अर्जुन था, जो निस्संदेह इस पूरी घटना से क्रोधित था। उसने भी वह बीच वाली उंगली और एक ठंडी मुस्कान देखी थी। वे दो स्पोर्ट्स कारें निस्संदेह जानलेवा थीं। जूया ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। बेंटले आगे बढ़ गई, जबकि अर्जुन का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर स्थिर था। और तेज, ठीक है। जूया ने जोर से एक्सीलेटर पर पैर रखा। उसे पता था कि उसकी हरकतें खतरनाक हैं, लेकिन अर्जुन के साथ होने के कारण उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। जल्द ही उन दोनों ने एक स्पोर्ट्स कार की परछाई देखी। अर्जुन की आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। जूया, यात्री की सीट पर जाओ और अपनी सीट बेल्ट बांध लो। ठीक है। जूया को प्राचीन मार्शल आर्ट का कुछ ज्ञान था, इसलिए यह उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। एक बार जब उसने ऐसा किया तो अर्जुन ने ड्राइवर की सीट पर उसकी जगह ले ली। उसने अपनी सीट बेल्ट बांधने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। चूंकि वे लगभग मेडिसिन किंग वैली के पास पहुंच चुके थे, इसलिए दोनों स्पोर्ट्स कारों की गति धीमी हो गई थी। हालांकि बेंटले की गति और भी तेज होती जा रही थी। कार का शक्तिशाली इंजन गरजा। सफ़ेद स्पोर्ट्स कार वाले आदमी ने भी यह सुना और गाली देते हुए कहा, कौन साला इस समय इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा है। उसने पीछे के शीशे पर नज़र डाली और उसका भाव बदल गया। बेंटले चट्टान से नीचे नहीं गिरी। ये कैसे संभव है? कार का नियंत्रण खो जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता था कि कुछ न हुआ हो? इस समय तक बेंटले ने उसे पकड़ लिया था। अर्जुन ने खिड़की खोली और अपनी मध्यमा उंगली बाहर निकाली। वह यहीं नहीं रुका। उसने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया, जिससे बेंटले सफ़ेद स्पोर्ट्स कार से टकरा गई। वह आदमी एकदम हैरान रह गया। इस बार कार पर से नियंत्रण खोने की बारी उसकी थी। पागल। सौभाग्य से वह रेसिंग का आदी था और उसकी त्वरित प्रतिक्रियाओं ने उसे कार को स्थिर करने में मदद की। हालांकि इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, बेंटले ने दौड़कर स्पोर्ट्स कार को फिर से टक्कर मार दी। टकराना। सफ़ेद स्पोर्ट्स कार पहाड़ की ढलान से टकराए और चिंगारियां उड़ने लगीं। उस आदमी की आंखें भय से भरी थीं। क्या यह आदमी किसी को मारने की कोशिश कर रहा था? टकराना। उसे दोबारा टक्कर लगी और सफ़ेद स्पोर्ट्स कार पहाड़ की ओर जा टकराई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में बैठे व्यक्ति ने बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया की। कार के पहाड़ से टकराने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर कूद गया। वह पूरी तरह से रुकने से पहले पूरे 10 चक्करों तक जमीन पर लुढ़कता रहा। कुछ सेकंड बाद सफ़ेद स्पोर्ट्स कार आग के गोले में बदल गई। अध्याय 294 पागल। ये देखकर उस आदमी की पीठ पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। वह लगभग मर ही गया था। वह बेंटले को घूर रहा था, जो अब सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में ठंडे इरादे थे। बचपन से ही किसी ने उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए जो कुछ अभी हुआ था उससे वह पूरी तरह से क्रोधित था।
वह उस बेंटले के ड्राइवर को उसके साथ खिलवाड़ करने के परिणाम सिखा देगा। उसकी नज़र बेंटले की लाइसेंस प्लेट पर पड़ी, जिससे उसे पता चला कि यह जियांगन प्रांत की है। अगर यह कैपिटल सिटी की लाइसेंस प्लेट होती तो वह 2 बार सोचता, लेकिन उसके मन में बची हुई आखिरी हिचकिचाहट भी इस बिंदु पर गायब हो गई और वह बेंटले की ओर लंबे कदम बढ़ाता चला गया। सामने चल रही लाल स्पोर्ट्स कार ने भी देखा कि कुछ हुआ है और उसने कार को सड़क किनारे रोक दिया। कार का दरवाज़ा खुला और एक छोटा सा आदमी बाहर निकला। इस आदमी का मार्शल आभामंडल काफ़ी सभ्य था। उसने दूसरे आदमी को देखा और फिर आग की लपटों की गेंद को देखा जो कभी सफ़ेद स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी, भौहें सिकोड़ते हुए। क्या वह दुर्घटना थी? कुछ दूरी पर बेंटले के दरवाजे खुले और झूया और अर्जुन गाड़ी से उतर गए। वरुण जब इतनी सुंदर स्त्री को सामने आते देखा तो वह थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसका ध्यान तुरंत अर्जुन की ओर चला गया क्योंकि वह क्रोध से भर गया था। क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? तुमने तो अभी अभी मुझे लगभग मार ही डाला था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ तुम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। उसने गाली दी और दहाड़ लगाए। हालांकि अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक सिगरेट जलाई और वरुण लू को दिल खोलकर गाली देते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन झूया को ठंडे हत्या के इरादे का धीरे धीरे उभरना महसूस हो रहा था। झूया की नज़र फिर वरुण लुओ पर गई। ये व्यक्ति कुछ ऐसा था जिसे वह पहचानती थी और वास्तव में कैपिटल सिटी के लुओ परिवार से था। हालांकि वरुण लुओ परिवार का सबसे बेकार बेटा था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट परिवार था। इसके अलावा लुओ परिवार अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध था। अगर वरुण लुओ को कुछ हो गया तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। इसलिए हालांकि झूया उससे बेहद नाराज थी, उसने पक्ष और विपक्ष को तौला और जानती थी कि वह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी भड़का नहीं सकती। अर्जुन को भी उसे उकसाना नहीं चाहिए। जियांगन प्रांत में उनकी नींव और शक्ति अभी तक स्थिर नहीं हुई थी, इसलिए अब कोई भी अतिरिक्त संघर्ष खतरनाक होगा। झूया मुस्कुराए और जल्दी से वरुण लुओ से कहा, युवा मास्टर लुओ, यहाँ एक गलतफहमी है। वरुण लुओ ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और दहाड़ते हुए कहा, गलतफहमी? शापित औरत, इस बच्चे का ख्याल रखने के बाद मैं तुम्हें जिंदा रहने पर भी पछतावा करवाऊंगा। भाड़ में जाओ। उसने बहुत गालियां दी। जल्द ही वह अर्जुन के सामने आ गया और उसकी ओर इशारा करते हुए उसे कोसने लगा, तू मादरचोद। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने सिगरेट उसके मुंह में ठूंस ली और उसने अपने हाथों से वरुण लुओ की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन की भयानक हत्या की मंशा ने दूसरे पक्ष को निर्दयतापूर्वक घेर लिया। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं है, और तुम्हारी हरकतों ने मुझे नाराज़ कर दिया है। तुमने अपनी मौत के वारंट पर खुद ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। वरुण लुओ को अपनी जीभ पर जलन महसूस हो रही थी तथा वह दूसरे पक्ष के कार्यों से अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन की पकड़ से छूटने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गल्प। उसने सिगरेट का टुकड़ा निगल लिया। उसकी आंखें फैल गईं और वह कर्कश स्वर में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं लुओ परिवार से हूँ। पा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। यद्यपि उसने अपनी हथेली में अपनी असली क्यूई नहीं डाली थी, फिर भी उसके थप्पड़ में इतनी शक्ति थी कि उसने वरुण लुओ के कुछ दांत तोड़ दिए। आप वास्तव में, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा फिर से तमाचाग्रस्त हो गया। और फिर, पा पा पा। अर्जुन की नज़र शुरू से आखिर तक शांत रही। हर थप्पड़ उसके दिल का गुस्सा बाहर निकाल रहा था। अगर वह झूया के साथ न होता तो वह चट्टान के नीचे मर जाती। कौन जानता है कि इस आदमी ने कितने निर्दोष लोगों को मार डाला था। थप्पड़ों ने अंततः वरुण लू को उसके क्रोध और आक्रोश से जगा दिया था। उसकी आंखों से अहंकार पूरी तरह गायब हो गया और उसकी जगह भय ने ले ली। उसके सामने जो बच्चा था वह पूर्णतः पागल था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह युवक अवश्य ही मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होगा। हालांकि अगर वह एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था तो वह लुओ परिवार का नाम कैसे नहीं पहचान सकता था। टकराना। अर्जुन ने वरुण लू को बेदर्दी से जमीन पर फेंक दिया। मैं आज किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अर्जुन की हत्या की इच्छा बढ़ गई। अगर उसने इस व्यक्ति को अभी नहीं मारा तो यह व्यक्ति शायद भविष्य में बदला लेने के लिए वापस आएगा और उसके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। इस मामले को साफ साफ तरीके से निपटाना ही बेहतर था। जहां तक इस आदमी के पीछे के परिवार की बात है तो जब वे आएंगे तो वह उनसे निपट लेगा। वरुण लुओ पूरी तरह से भयभीत था। क्या इस बच्चे ने सचमुच उसे चुप कराने के लिए उसे मारने की योजना बनाई थी? भाड़ में जाओ। ये तो बहुत ज्यादा था।
अचानक उसने अपनी आंख के कोने से उस छोटे कद के आदमी को देखा और जीवित रहने की आखिरी उम्मीद के रूप में तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। युवा मास्टर झेंग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह पागल मुझे मारना चाहता है। दूर खड़ा छोटा कद का आदमी अर्जुन के पास आया और शांति से बोला, तुम्हें मेरे दोस्त को नहीं छूना चाहिए। क्या तुम उसकी पहचान नहीं जानते? वह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते। चाहे आप कोई भी हो, लुओ परिवार को अपमानित करने से केवल मौत ही होगी। उसे जाने दो और घुटने टेक दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दूंगा। छोटे बालों वाले आदमी की आवाज़ अहंकार से भरी हुई थी। हालांकि अर्जुन ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे वरुण लू की छाती पर पैर रख दिया। कच! वरुण लुओ की हड्डियां टूट गईं और उसने मुंह से खून थूक दिया। यद्यपि वह मरा नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया था। छोटे बालों वाले उस आदमी की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने अर्जुन पर चाकू से जोरदार वार किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो? अर्जुन नहीं हिला, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। जैसे ही दूसरे पक्ष का हमला होने वाला था, उन्होंने कहा, बहुत धीमा। अर्जुन ने हवा में ही उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसने भयानक बल लगाकर उस आदमी का हाथ कुचल दिया। कच! हड्डियों के टूटने की आवाज़ पटाखों जैसी लग रही थी। आदमी का हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और हड्डियां भी बाहर दिख रही थीं। इस समय अर्धमृत वरुण लुओ और घायल सिर काट आदमी स्तब्ध थे और अविश्वसनीय पीड़ा में थे। ये कैसे संभव हुआ? ये बच्चा इतना ताकतवर क्यों था? इससे पहले कि वह व्यक्ति अपने सदमे से उबर पाता, अर्जुन की उंगलियों ने उसके कंधे को पकड़ लिया और फिर बल लगाया। पांचों उंगलियों ने 5 खूनी छेद बनाए। तभी अर्जुन ने उसे कंधे से नीचे फेंक दिया। टकराना! छोटे कद के व्यक्ति का शरीर खड़ी कार से टकराया, जिससे कार का बोनट अंदर धंस गया। अध्याय 295 मेडिसिन किंग घाटी। छोटे बालों वाले इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों और वह अकल्पनीय दर्द में था। उनके पिता प्रदीप कौशिक थे, इसलिए किसी ने कभी उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। इस बार उनके साथ मेडिसिन किंग घाटी की ओर जाने वाले कुछ अन्य विशेषज्ञ भी थे, लेकिन क्योंकि वह बिना किसी रोक टोक के रहने के आदी थे, इसलिए उन्होंने उनके बिना ही यात्रा करने का निर्णय लिया। संयोगवश वरुण लुओ इस कार्यक्रम में लुओ परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, इसलिए वे दोनों कुछ दिनों के लिए जियांगन प्रांत में आनंद लेने के लिए सहमत हो गए। उनकी राय में उनकी विशेष पहचान को देखते हुए मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। दुर्भाग्यवश इसमें अर्जुन शामिल नहीं था, जिसे उनकी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके रक्त में उथल पुथल मची हुई है और इसे सहना उसके लिए बहुत कठिन था। तुमने जो किया उससे तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन की ठंडी आवाज़ गूंजी। छोटे बालों वाले उस आदमी ने अर्जुन की खून से लथपथ आंखों को देखा और कहा, मैं कह सकता हूं कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन चूंकि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया से हो, इसलिए तुम्हें प्रदीप कौशिक नाम का मतलब पता होना चाहिए। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इस समय जो दर्द महसूस कर रहा हूं, उसके लिए मैं तुम्हें 1000 गुना वापस दूंगा। प्रदीप कौशिक का नाम सुनते ही अर्जुन हैरान रह गए। कैसा अजीब संयोग है। उसने मेडिसिन किंग घाटी में कदम भी नहीं रखा था, फिर भी उसका सामना हुआक्सिया के मार्शल आर्ट विभाग के किसी व्यक्ति से हो चुका था। मैंने, अर्जुन, प्रदीप कौशिक को कई बार नाराज किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा? जैसे ही छोटे कद वाले उस व्यक्ति ने अर्जुन का नाम सुना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस नाम, वह इससे बहुत परिचित था। इस नाम की वजह से उसके पिता ने अनगिनत बार अपना आपा खोया था। कौन जाने कितनी बार अर्जुन के बारे में खबर उनके घर तक पहुंची होगी, जब भी कोई टेबल टूट गई होगी। कल ही उसके पिता ने उसे अर्जुन के बारे में कुछ जानकारी भेजी थी। साथ ही उसे ये भी बताया था कि अर्जुन से सावधान रहना, क्योंकि यह आदमी बिल्कुल पागल है। दुर्भाग्यवश वह खेलने में इतना व्यस्त था कि उसने वह दस्तावेज खोला ही नहीं। कौन जानता था कि वह इतना बदकिस्मत होगा कि उससे इस तरह टकराएगा। यदि अर्जुन ने कहा कि वह उसे मार डालेगा, तो बहुत संभावना थी कि ऐसा हो ही जाएगा। एक अदृश्य भय ने उसे घेर लिया। एक प्राचीन मार्शल कलाकार होने के बावजूद वह अभी कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था। अर्जुन के शरीर से निकलने वाली आभा ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था और वह बुरी तरह घायल भी हो गया था। यदि उसके पिता के अधीनस्थ इस व्यक्ति को नहीं पकड़ सके, तो वह कैसे पकड़ सकेगा? इस समय झूया ने 2 और 2 जोड़कर उस छोटे बाल वाले व्यक्ति की पहचान कर ली थी। ईमानदारी से वह नहीं चाहती थी कि इस घटना के दौरान अर्जुन और हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के बीच टकराव हो, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मेडिसिन किंग वैली से एक काली छाया बाहर निकल आई। पलक झपकते ही अर्जुन के पास एक आकृति प्रकट हुई। एक बुजुर्ग ने अपने हाथों को कप में भरकर अर्जुन से कहा,
ग्रैंड मास्टर ये, आज मेडिसिन एलायंस के लिए जश्न का दिन है, इसलिए क्या आप इन दोनों को छोड़ देंगे? अगर उनके खून के दाग मेडिसिन किंग घाटी पर लग गए तो एल्डर जियांग शायद खुश नहीं होंगे और बाहरी लोग भी मेडिसिन एलायंस को मजाक समझेंगे। झूया ने भी हाथ बढ़ाकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी आंखों से इशारा किया, अर्जुन, यह मेडिसिन किंग वैली से कोई है और तुम्हें एल्डर जियांग से एक मदद मांगनी है। अर्जुन ने दोनों घायल व्यक्तियों की ओर देखा और अपना हाथ हटा लिया। हर्षवर्धन मेहता ही एकमात्र व्यक्ति थे जो जानते थे कि उनके माता पिता कहाँ कैद हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दूसरे पक्ष की इच्छा का सम्मान करना पड़ा। हर्षवर्धन मेहता का उत्तर इन दो बदमाशों की जान से कहीं अधिक मूल्यवान था। दो बातें। पहली बात, हमारी कार क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए इसे ठीक करने का खर्चा आपको उठाना होगा। दूसरी बात, अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम दोनों ने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नापसंद है, तो हर्षवर्धन मेहता मेरे सामने खड़े होकर भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। अर्जुन की आवाज का लहजा निर्विवाद था। इस समय किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इसके विपरीत कुछ भी कहे। बूढ़े आदमी के मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे और उसने अप्रसन्न भाव से अर्जुन की ओर देखा। मेडिसिन किंग वैली में एल्डर जियांग को सीधे उनके नाम से पुकारने की हिम्मत करने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद उनके सामने बैठा बच्चा ही था। हालांकि वह अर्जुन के हाल के कारनामों से भी वाकिफ था, इसलिए उसने इसे सह लिया और कहा, ग्रैंड मास्टर ये, मिस झू, कृपया अंदर आएं। यहाँ के मामले मुझ पर छोड़ दें। अर्जुन और झूया ने सिर हिलाया और मेडिसिन किंग घाटी की ओर चल दिए। बूढ़े आदमी और दो घायल लोगों को एक दूसरे को देखते हुए छोड़ दिया। अर्जुन के जाने के बाद छोटे कद वाले उस आदमी को उठने में कठिनाई हुई और उसने थूक दिया, धिक्कार है उस अर्जुन पर, भाड़ में जाए उसे लगा कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं। बूढ़े व्यक्ति ने छोटे बालों वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, युवा मास्टर झेंग मेडिसिन किंग वैली में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए चिंता न करें। उपचार से आपके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, छोटे बालों वाले आदमी ने दुखी होकर जवाब दिया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और उसमें चिल्लाया, तुम कहाँ हो? मैं अभी मेडिसिन किंग वैली में हूँ, जल्दी करो और आज जाओ, अगर तुम नहीं आए तो मुझे लगता है तुम्हें मेरी लाश उठानी पड़ेगी। फोन रखने के बाद छोटे बालों वाले व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक भर गई। यह महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से उसे याद दिलाया, युवा मास्टर झेंग, कृपया मेडिसिन किंग घाटी में अर्जुन से मत लड़ो। इस बार कई महत्वपूर्ण लोग आए हैं, जिनमें से कई एल्डर जियांग के दोस्त हैं। अगर तुम लड़ोगे तो एल्डर जियांग नाखुश हो जाएगा और परिणाम बहुत तकलीफदेह होंगे। छोटे बालों वाले आदमी को जवाब देने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और कहा, चले जाओ। क्या मुझे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है? मत भूलो, मैं यहाँ तुम्हारे मेडिसिन एलायंस के पक्ष में आया हूँ, न कि इसके विपरीत। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और मेडिसिन किंग घाटी में चला गया। अर्जुन की तुलना में यंग मास्टर झेंग एक पूर्ण नौसिखिया था। मेडिसिन किंग वैली। जैसे ही अर्जुन अंदर पहुंचा, उसे एक दर्जन खतरनाक आभाओं का आभास हुआ। साधना के स्तर के मामले में इनमें से कुछ लोग उससे आगे निकल गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेडिसिन एलायंस वास्तव में वैसा ही था जैसा झूया ने कहा था, और कुछ हद तक असाधारण था। इस समय घाटी में करीब 100 लोग जमा थे। घाटी में एक खुले स्थान पर एक मंच, एक चौक, एक भोजन कक्ष और एक विश्राम कक्ष था। वहां का वातावरण बहुत सुंदर था और इसे अमीरों का स्वर्ग कहा जा सकता था। अर्जुन, जब आप अंदर हों तो अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें। यहाँ के सभी लोग असाधारण हैं। मेडिसिन एलायंस का प्रभाव काफी मजबूत है। इसे मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष 10 गुटों में से एक माना जा सकता है। कई प्राचीन मार्शल आर्ट चिकित्सकों के मेडिसिन एलायंस के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हैं। आखिरकार, अगर उन्हें गोलियां चाहिए तो मेडिसिन एलायंस उन्हें पाने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा मेडिसिन एलायंस में कुछ बेहतरीन डॉक्टर हैं, इसलिए उनसे दोस्ती करने से कोई भी व्यक्ति बेहतर तरीके से दवाएं प्राप्त कर सकता है। इलाज। अध्याय 296। झाओ लिंटाओ झूया ने अर्जुन की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखा और फिर आगे कहा, यहाँ दिव्य चिकित्सा कौशल वाले डॉक्टर हैं और ऐसी औषधीय गोलियां भी हैं जो किसी के साधना क्षेत्र को बढ़ा सकती हैं। संक्षेप में, कई विशेषज्ञ मेडिसिन एलायंस के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बेताब हैं और यहाँ तक कि प्रदीप कौशिक भी यहाँ लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। हर्षवर्धन मेहता, जो मेडिसिन अलायंस के प्रभारी थे, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनकी तुलना सामान्य विशेषज्ञ कर सकें, चाहे वह स्थिति, ताकत या संबंधों के मामले में हो। बाद में एल्डर जियांग से संपर्क करने का अवसर खोजने की पूरी कोशिश करो। बेशक वह तुमसे नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हें फिर भी कोशिश करनी होगी। यही एकमात्र संभावना है कि तुम उस जगह के बारे में और अधिक जान सको।
अर्जुन ने झूया की बात सुनी और सिर हिलाया। हालांकि उसकी नज़र चौक के बीच में रखे एक कड़ाही पर पड़ी। ये कड़ाही उसकी 100 जड़ी बूटी वाली कड़ाही से कहीं ज्यादा बढ़िया थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है और इसमें तकनीकी तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें एक विशेष ऑपरेटिंग कंट्रोल था और अनगिनत सटीक उपकरण घूम रहे थे और चल रहे थे। अर्जुन का भाव थोड़ा अजीब था। गोलियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को तकनीक द्वारा स्वचालित नहीं किया जा सकता था। कड़ाही और लपटें केवल बर्तन और उत्प्रेरक थे। गोलियों को सही मायने में परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर के पास कौशल और ताकत दोनों होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेडिसिन अलायंस एक गुमराह रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसकी हरकतें उसके आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थीं, जो कड़ाई के तंत्र के पीछे की सरलता की प्रशंसा कर रहे थे। वह अकेला व्यक्ति था जो अपना सिर हिला रहा था और आहें भर रहा था। एक क्षण में कुछ अमित दृष्टियां उसकी ओर मुड़ गईं। झूया ने भी इसे देखा और उत्सुकता से पूछा, श्री अर्जुन, क्या आपको लगता है कि इस कड़ाही में कुछ गड़बड़ है? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी है। ये समय के साथ तालमेल बिठाती है, खासकर तब जब आग पर नियंत्रण कुछ ऐसा है जिसे प्राचीन मार्शल कलाकार बिल्कुल नियंत्रित कर सकते थे। अर्जुन मुस्कुराया। मेडिसिन अलायंस ने केवल कीमिया की मूल बातें सीखी हैं। ये परिष्कृत उपकरण निरर्थक हैं। भले ही एक गोली को इस तरह से परिष्कृत किया गया हो, लेकिन औषधीय गोली के औषधीय प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। गोली में कोई आत्मा नहीं होगी। अर्जुन ने अपने मन की बात कह दी, लेकिन इस समय एक ठंडी सिसकारी सुनाई दी। आपके शब्दों के अनुसार मेरा मेडिसिन अलायंस 10 वर्षों से जो खजाना विकसित कर रहा है, वह सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा है। और वे सभी शोधकर्ता बेकार हैं। ये सुनकर अर्जुन और झूया थोड़ा चौंक गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि सफ़ेद कोट और चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी उनके बगल में खड़ा था। जब झूया ने इस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके सामने बैठा बूढ़ा आदमी इस कार्यक्रम का सितारा था, झाओ लिंटाओ, जियांगनान प्रांत में सबसे सफल कीमियागर। क्योंकि कीमियागरों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए बहुत कम लोग थे जो मेडिसिन अलायंस में शामिल होने के योग्य थे, और इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान करने की तो बात ही दूर थी। झाओ लिंटाओ निस्संदेह मेडिसिन अलायंस के प्रमुख कीमियागरों में से एक थे। वह हुआक्सिया में प्रौद्योगिकी और कीमिया के संयोजन की वकालत करने वाले पहले कीमियागर भी थे। यद्यपि उनकी गोली शोधन कौशल को सर्वोच्च नहीं माना जाता था, फिर भी वे एक कुशल कीमियागर थे जिनका सभी लोग सम्मान करते थे। जैसा कि हुआ, उसके और अर्जुन के बीच अभी जो बातचीत हुई वह स्पष्ट रूप से झाओ लिंटाओ द्वारा किए गए सभी कार्यों के विपरीत थी, और इस प्रकार उसने उसे नाराज कर दिया। झूया ने जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगी। मास्टर झाओ, मुझे बहुत खेद है। आपसे मेरी हार्दिक माफी। मास्टर झाओ ने झूया की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे बंसल परिवार द्वारा बनाई गई तलवारें दुनिया की सबसे अच्छी तलवारों में से हैं। 10 साल पहले तुम और तुम्हारे पिता भी मेडिसिन किंग घाटी में आए थे। झूया की आंखें उसके शब्दों से कुछ आश्चर्यचकित थीं और उसने उत्साह से उत्तर दिया, मास्टर झाओ द्वारा याद किया जाना सम्मान की बात है। मेरे पिता अच्छे स्वास्थ्य में हैं और पिछले कुछ वर्षों से एकांत में रह रहे हैं। मास्टर झाओ ने सिर हिलाया। फिर उनकी नज़र भावशून्य अर्जुन पर पड़ी। बेटे, अभी अभी तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कीमिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मैं कुछ बातें जानता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। जब तुम नहीं समझते तो तुम्हें मेरी मेहनत पर उंगली उठाने का क्या अधिकार है? अगर मैं आज सफल हो गया तो मैं हुआक्सिया के इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा लूंगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तुम नौजवान नहीं समझ सकते। इस बार इस लड़की की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मैं फिर से ऐसी बातें सुनूं तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना, मास्टर झाओ ने ठंडे स्वर में कहा। इतना कहकर वह पलट कर चला गया। अपनी मेहनत का अपमान होते देख उसे गुस्सा कैसे न आता। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम चला था कि उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, दुर्भाग्यवश आज गोली पूरी नहीं हो पाएगी। मास्टर झाओ वहीं रुक गए और क्रोध की लहर उनके सिर तक पहुंच गई। अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा ताकि दूसरे पक्ष को याद दिलाया जा सके। उन्होंने आगे कहा, आपने अतीत में बंद दरवाजों के पीछे सफलता पाई होगी। इस घटना में ऐसे कई कारक हैं जो आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है आपकी व्यक्तिगत स्थिति। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और आपकी हथेलियां पसीने से तर हैं। अगर आप अपने दिल को शांत नहीं कर सकते तो भले ही आग को नियंत्रित करने के लिए कोई मशीन हो, गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं किया जा सकता है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, अगर गोली बनाने में कोई दिक्कत है तो तुरंत चले जाओ।
नहीं तो ये बहुत खतरनाक होगा। हालांकि मशीनें सटीक हो सकती हैं, लेकिन वे निर्दयी और ठंडी होती हैं। शायद ये कहने का ये सही समय नहीं था, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि सामने वाले के शरीर में कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा उसके माथे पर खून का निशान था, जो आपदा का संकेत था। वह बस इतना ही कर सकता था। ये दूसरे पक्ष पर निर्भर था कि वह उसकी सलाह माने या नहीं। मास्टर झाओ अर्जुन से बहस करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ परिचित चेहरों को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने ठंडी सांस ली और अपनी आस्तीन लहराते हुए चले गए। झूया ने असहाय भाव से अर्जुन की ओर देखा और कहा, मिस्टर अर्जुन, आपने अभी जो कहा वह कुछ ज्यादा ही था। मास्टर झाओ हर्षवर्धन मेहता के कृपापात्र हैं। आपने जो कहा वह निस्संदेह उनके चेहरे पर तमाचा है। अगर हर्षवर्धन मेहता को इस बारे में पता चला तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अर्जुन ने चौक के बीच में रखे अजीबोगरीब कीमियागार को घूर कर देखा। उसने अपने हाथ पीछे करके शांति से कहा, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि अब उसका भाग्य उसके अपने हाथों में है। झूया स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। जब से मेडिसिन अलायंस का जन्म हुआ है, वे ही दूसरों को बचाते आए हैं। लेकिन अब अर्जुन कह रहा था कि उनमें से किसी को बचाने की जरूरत है। वे दोनों लगभग आधे घंटे तक आराम करने के लिए बैठे रहे। बहुत कम लोग उन्हें परेशान करने के लिए आए। हर किसी के अपने अपने समूह थे, और जबकि सामान्य परिस्थितियों में लोग झूया को परेशान करने के लिए आते थे, ये देखते हुए कि अर्जुन उसके बगल में था, कोई भी जोड़ी को परेशान करने के लिए नहीं आया। हालांकि अर्जुन पर 10 से अधिक प्रतिकूल निगाहें टिकी हुई थीं, जिनमें से एक हिस्सा यंग मास्टर जेंग और उनके साथ बैठे विशेषज्ञों का था। हालांकि अर्जुन को इस बात का पता था, लेकिन वह बेफिक्र रहा। वह यहाँ हर्षवर्धन मेहता से बात करने आया था। बाकी सब अप्रासंगिक था। जैसे ही जॉर्डन सोफे पर सोने वाला था, जोरदार हंसी गूंज उठी। मेडिसिन किंग वैली में आकर हमारा समर्थन करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रही हो तो कृपया हमें माफ करें। झूया ने जल्दी से अर्जुन को जगाया और धीरे से कहा, मिस्टर अर्जुन, हर्षवर्धन मेहता यहाँ हैं। अर्जुन ने खड़े होकर आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि एक चौकोर चेहरे वाला आदमी उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुआ। उस आदमी के बाल सफेद हो चुके थे और वह लगभग 60 साल का था। वह अपने आप को गरिमामयी ढंग से पेश करता था, और हालांकि उसका चेहरा बूढ़ा था, लेकिन उसका आभामंडल कुछ हद तक भयावह था। अध्याय 297 भविष्यवाणी। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। चिकित्सा और मार्शल आर्ट में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने वाले हर्षवर्धन मेहता को बेहद प्रतिभाशाली माना जा सकता है। भीड़ स्वतः ही अलग हो गई और उस व्यक्ति के लिए रास्ता बना दिया गया, और हर्षवर्धन मेहता सीधे मंच पर गए और सभी को देखकर सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा से मार्शल आर्ट की दुनिया के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इतने सालों में कुछ लोगों को बचाने के अलावा मैंने कुछ खास नहीं किया है। हालांकि एक असफल रहा, लेकिन मेडिसिन अलायंस ने कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इस बार मैं सभी को एक बेहतरीन कीमियागर झाओ लिंटाओ से परिचित कराना चाहूंगा। लिंटाओ दर्जनों वर्षों से मेडिसिन अलायंस में हैं, और मैं हमेशा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उनके उपयोग से चकित रह जाता हूं। वह निश्चित रूप से एक अग्रणी है। आज अगर तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाती है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ मौजूद हर कोई मेरे साथ इसका गवाह बने। तालियां बहुत गड़गड़ाहट से गूंज उठीं। अनगिनत निगाहें मास्टर झाओ की ओर घूम गईं, जो चौक के बीच में कीमिया कढ़ाई के सामने खड़े थे। मास्टर झाओ बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन की तरफ भी देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और ठंडापन स्पष्ट था। मंच पर हर्षवर्धन मेहता ने कहा, मुझे इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं है, और कीमियागिरी में समय लगता है, इसलिए मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी मैं लिंटाओ पर छोड़ता हूँ। मास्टर झाओ ने सिर हिलाया। उसने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कड़ाही की ओर देखा। इस समय वह एक प्रख्यात गुरु की तरह लग रहा था। केवल उनके व्यवहार ने ही भीड़ को प्रशंसा से भर दिया। एक मास्टर वास्तव में एक मास्टर है। वह जो आभा बिखेरता है वह असाधारण है। इसके बाद मेडिसिन अलायंस संभवतः आसमान छू जाएगा। एल्डर जियांग ने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है, लेकिन ये सफल होगा या नहीं, ये केवल मास्टर झाओ पर निर्भर करता है। अगर कोई समस्या हुई तो एल्डर जियांग की प्रतिष्ठा को शायद नुकसान पहुंचेगा। इस समय कोई खड़ा हुआ और बोला, एल्डर जियांग, गोली को परिष्कृत करने से पहले मुझे कुछ कहना है। हर्षवर्धन मेहता ने भौहें सिकोड़ी। वह इस समय कार्यक्रम में व्यवधान पड़ने से थोड़ा दुखी था। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। लिंटाओ की गोली शोधन प्रक्रिया में खलल मत डालो।
एल्डर जियांग, शायद आपको पता न हो, लेकिन यह मामला मास्टर झाओ से संबंधित है। हर्षवर्धन मेहता के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। बोलने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अभी अभी मैंने एक बच्चे को मास्टर झाओ के श्रमसाध्य प्रयासों की आलोचना करते हुए सुना और यहाँ तक कहा कि उनका काम बेकार है। उसने यहाँ तक कहा कि मेडिसिन एलायंस की कीमिया उपलब्धियां केवल सती थीं। ये शब्द बोलते ही न सिर्फ हर्षवर्धन मेहता के हाव भाव बदल गए, बल्कि सभी का गुस्सा भड़क गया। जब झूया ने ये सुना तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई और उनकी बातचीत सुन लेगा। इसके अलावा वह ये भी बता सकती थी कि यह व्यक्ति इस अवसर का उपयोग अर्जुन पर हमला करने और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए कर रहा था। कितना घृणित! वह क्रोधित हो गई, लेकिन जब उसने अर्जुन की ओर देखा तो पाया कि वह बिल्कुल भी विचलित नहीं था। श्रीमान अर्जुन, इस मामले के बारे में ये ठीक है। अर्जुन शांति से मुस्कुराया। जब हर्षवर्धन मेहता ने उस व्यक्ति की बातें सुनी तो वे आग बबूला हो गए। मास्टर झाओ और यहाँ तक कि मेडिसिन एलायंस का अपमान करने की हिम्मत किसने की? बूढ़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। ये कैजुअल कपड़ों में वह बच्चा है। मैंने इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि मैं उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि जब मास्टर झाओ गोली को परिष्कृत करने में सफल हो जाएगा तो ये बच्चा घुटने टेक कर मास्टर झाओ से माफ़ी मांगेगा। मेडिसिन एलायंस को अपमानित नहीं किया जा सकता। यह आदमी अर्जुन पर हमला करने के लिए दूसरों के हाथ उधार लेना चाहता था। युवा मास्टर झेंग बूढ़े आदमी के कामों से बहुत संतुष्ट था। उसने अपने पट्टी बंधे हाथ को देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक चमक उठी। बदला उसे ही लेना था। हर्षवर्धन मेहता ने अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा? स्वाभाविक रूप से वह एक भी व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे। अगर अर्जुन आरोपों का खंडन करता है तो वह अर्जुन की बात भी सुनेंगे। झूया ने अर्जुन का हाथ खींचा और कहा, मिस्टर अर्जुन, आपको बस इसे नकारना होगा। हालांकि अर्जुन ने सीधे हर्षवर्धन मेहता की ओर देखा और निडरता से सिर हिलाया। मास्टर झाओ की शोधन पद्धति में वास्तव में एक समस्या है। मेरे वर्तमान अवलोकन से ये कहा जा सकता है कि मेडिसिन एलायंस ने केवल सच्ची कीमिया का एक निशान ही पकड़ा है। इसके अलावा ये गोली शोधन आदर्श परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, तत्व सामंजस्य में नहीं है। मेरा सुझाव है कि गोली को 3 घंटे बाद परिष्कृत किया जाए। इस तरह सफलता की संभावना अधिक होगी। अन्यथा मास्टर झाओ की कड़ाही शुरू होने के 48 सेकंड बाद फट जाएगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, भीड़ में कोलाहल मच गया। सभी को लगा कि अर्जुन इन आरोपों से इनकार करेंगे, लेकिन उन्होंने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि इससे भी आगे बढ़ गए। ये व्यक्ति वास्तव में परिणामों से नहीं डरता था। रिफाइनिंग की गोलियां वास्तव में कड़ाहियों में विस्फोट का कारण बन सकती हैं और इसे बहुत आम भी कहा जा सकता है। हालांकि प्राचीन काल से कोई भी विस्फोट के समय की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि एक ऋषि भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। हर्षवर्धन मेहता की आंखें जल रही थीं जब उन्होंने कहा, ठीक है, फिर हम देखेंगे और देखेंगे। यदि मास्टर झाओ इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेते हैं तो आप 3 दिन और 3 रातों के लिए मेडिसिन किंग वैली में घुटने टेकेंगे। ग्रैंड मास्टर झाओ, गोली को परिष्कृत करना शुरू करें। घंटी बजी और गोली शोधन शुरू हो गया। मास्टर झाओ ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ठीक किया। उसने अपने दाहिने हाथ से कढ़ाई पर थपकी दी और ढक्कन खुल गया। फिर उसने उसमें थोड़ा तरल डाला। साथ ही उसकी उंगलियां नाच रही थीं और वह बगल में लगे कंट्रोल पैनल पर बटन दबा रहा था। आग की लपटें उठने लगीं और तापमान अचानक बढ़ गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और भीड़ खुशी से झूम उठी। उसी समय कुछ तिरस्कार भरी निगाहें अर्जुन की ओर उठीं। एक गोरी महिला ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडी सांस ली। तुम उसके जितने अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम उसके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करते हो। क्या तुम बिल्कुल बदमाश नहीं हो? तुमने तो ये भी कहा कि उसका बर्तन फट जाएगा। क्या तुम्हें गोली शोधन के बारे में कुछ भी पता है? अगर मास्टर झाओ को कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो? घृणित और बेशर्म बदमाश! अर्जुन ने उसकी उपेक्षा की। हालांकि किसी ने अर्जुन की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने चुपचाप अपने स्मार्टफोन पर टाइमर चालू कर दिया था और बस 48 सेकंड का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अर्जुन को डांट सकें। झूया बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वह जानती थी कि अर्जुन गुस्सैल स्वभाव का है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना उग्र हो जाएगा। अध्याय 298 उल्टी गिनती। झूया को नहीं पता था कि अर्जुन ने जानबूझकर ये शब्द कहे थे।
ईमानदारी से वह शोधन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के लोग हंगामा करने पर अड़े थे, इसलिए वह खुशी खुशी सभी को कीमिया का पाठ पढ़ाना चाहता था। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था, क्योंकि इससे हर्षवर्धन मेहता को भी पता चल जाता कि वह क्या करने में सक्षम है। आखिरकार उसे दूसरे पक्ष के मुंह से भूत जेल के बारे में जानकारी लेनी थी। मास्टर झाओ ने नियंत्रण पैनल का उपयोग करके कीमिया कढ़ाई के तापमान को ठीक से प्रबंधित किया और कढ़ाई लाल रंग में चमकने लगी। कढ़ाई के 10 मीटर के अंदर का तापमान बहुत अधिक था। मास्टर झाओ ने समय देखते ही अपने होठों पर मुस्कान बिखेर दी। 20 सेकंड बीत चुके थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तीसरी श्रेणी की गोली के लिए सभी औषधीय सामग्री उसमें डाल दी। ऐसा लगा जैसे कढ़ाई में गर्जना हो रही हो और एक शक्तिशाली आभा बाहर निकल आई। इस बार वह एक गहन पीली गोली को परिष्कृत करने जा रहा था। यह एक शक्तिशाली गोली थी जो एक बार सेवन करने वाले व्यक्ति को सफलता दिलाती थी। बेशक गहरे पीले पत्थर के जुड़ने की वजह से कढ़ाई में औषधीय तत्वों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं ज्यादा हिंसक होंगी। इस प्रकार कढ़ाई के फटने की संभावना भी सामान्य गोलियों की तुलना में ज्यादा थी। हालांकि कई प्रयासों के बाद मास्टर झाओ को पता था कि अगर कढ़ाई फट भी गई तो ये केवल 5 मिनट के बाद ही होगा। इसका 48 सेकंड में विस्फोट होना असंभव था। मास्टर झाओ का हाथ बटन दबाता रहा और डायल घुमाता रहा और कढ़ाई में होने वाली प्रतिक्रिया अधिक से अधिक तीव्र होती गई। कुछ ही सेकंड बाद पूरा बर्तन लाल रोशनी से जगमगा उठा और एक समृद्ध औषधीय सुगंध पूरे चौक में फैल गई। हाँ, 40 सेकंड हो चुके हैं। मास्टर झाओ की गोली शोधन क्षमताएं वास्तव में उत्कृष्ट हैं। ऐसा लगता है कि सफलता बस कुछ ही कदम दूर है। हुआक्सिया के शीर्ष मार्शल आर्ट परिवारों के कीमियागरों के अलावा किसी की तुलना मास्टर झाओ से नहीं की जा सकती। मैं उस बच्चे को मेडिसिन किंग वैली में 3 दिन और 3 रातों तक घुटनों के बल बैठे देखना चाहता हूँ। हाँ, वह बच्चा शायद अपनी मूर्खता के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसे बस इस समय हर्षवर्धन मेहता को नाराज करना था। हास्यास्पद। यह मेडिसिन एलायंस के लिए भी अच्छी बात है। मैंने सुना है कि यह बच्चा जियांगन प्रांत का नंबर 1 विशेषज्ञ है और वह बहुत ताकतवर है। अगर यह बच्चा 3 दिन और 3 रात मेडिसिन किंग घाटी में घुटने टेक दे तो जियांगन प्रांत के सभी विशेषज्ञ जान जाएंगे कि मेडिसिन एलायंस कितना भयानक है। हर्षवर्धन मेहता मंच पर खड़े होकर मास्टर झाओ की बढ़ती आभा को देख रहे थे। वह इस बात से बेहद संतुष्ट थे कि गोली शोधन किस तरह चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे के शब्दों ने मास्टर झाओ के दिल में आग जला दी थी, इसलिए वह बहुत अच्छी स्थिति में थे। ये बहुत संभव था कि गोली का शोधन उम्मीद से पहले ही पूरा हो जाए। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी हर्षवर्धन मेहता की नज़र अर्जुन पर पड़ी और वह तिरस्कार से भरा हुआ ठंडा स्वर में बोला। उनके लिए अर्जुन एक जूनियर था जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता था। ऐसा लगता था कि हाल के वर्षों में मेडिसिन एलायंस बहुत कम महत्वपूर्ण हो गया था। यही वजह है कि लोग उसके अस्तित्व के बारे में भूल गए थे। ये समय था हुआक्सिया के मार्शल आर्ट समुदाय के लिए ये जानने का कि मेडिसिन एलायंस कितना शक्तिशाली था। अचानक चौक के बीच से एक तीखी आवाज आई। ये बहुत धीमी थी, लेकिन शांत चौक में हर कोई इसे साफ सुन सकता था। अनगिनत निगाहें कढ़ाई की ओर घूम गईं। कुछ तेज तर्रार लोगों ने वास्तव में पता लगा लिया कि कढ़ाई में कुछ गड़बड़ है। कढ़ाई का ढक्कन हिलता रहता था और ऐसा लगता था कि वह किसी भी क्षण उड़कर गिर सकता है। इतना ही नहीं, वह मूल रूप से औषधीय सुगंध भी गायब हो गई थी। उसकी जगह जलने की गंध आ गई थी। ये देखकर मास्टर झाओ के चेहरे पर एकदम से बदलाव आ गया। गोली को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति के रूप में वह बता सकता था कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और वह बेतहाशा कंट्रोल पैनल पर बटन दबा रहा था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कंट्रोल पैनल अब जवाब नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, पैनल की डिस्प्ले स्क्रीन पर एक चेतावनी चिन्ह भी दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? अभी तो कुछ ही समय हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आग जैसी लाल कढ़ाई में सचमुच एक दरार आ गई और वह दरार फैलकर कई और दरारें बना गई। एक तीखी आभा बाहर निकल आई। मास्टर झाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। इस समय मंच पर मौजूद हर्षवर्धन मेहता ने अपने पैरों को हल्के से थपथपाया और मास्टर झाओ पर हमला किया। उसकी 5 उंगलियों ने मास्टर झाओ के कपड़े पकड़ लिए और उन्हें दूर फेंक दिया। एक सेकंड बाद टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान में उठने लगीं। चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगीं और जमीन जोर से कांपने लगी। कढ़ाई सचमुच फट गई। इस समय कई लोगों की नज़र अपने फ़ोन पर थी। 0.48 सेकंड। 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड भी कम नहीं।
जैसे ही धूल जमी, उन्होंने देखा कि पूरा बर्तन टूट चुका था तथा नियंत्रण पैनल नष्ट हो चुका था। जैसे ही लपटें जलने लगी, पूरे चौक में तीखी गंध फैल गई। मास्टर झाओ कांपते हुए जमीन पर गिर चुके थे। हर्षवर्धन मेहता ने अपना सिर उठाया और चौक के ऊपर लगे टाइमर को घूरने लगे। उनके चेहरे पर बेहद उलझन थी। उसी समय चौक पूरी तरह से शांत हो गया था। यहाँ तक कि सांसों की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी, क्योंकि सदमे का बोलबाला था। भविष्यवाणी सच हो गई थी। ये कैसे संभव हुआ? युवक की ठंडी और आत्मविश्वास भरी आवाज़ उनके कानों में गूंजती और गरजती हुई प्रतीत हुई। मेरा सुझाव है कि गोली को 3 घंटे बाद परिष्कृत किया जाए। इस तरह सफलता की संभावना अधिक होगी। अन्यथा मास्टर झाओ की कड़ाही शुरू होने के 48 सेकंड बाद फट जाएगी। वे शब्द उनके मन में बार बार दोहराए जा रहे थे। जब वे आखिरकार होश में आए तो सभी ने अर्जुन की ओर देखा। क्या ये बच्चा भी एक कीमियागर था? अगर नहीं, तो उसने परिणाम की इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे की? झूया ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसकी आंखें भ्रम और विस्मय से भरी हुई थीं। उसने जितने भी परिणामों की कल्पना की थी, उनमें से यह एक नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री अर्जुन न केवल एक कुशल मार्शल कलाकार थे, बल्कि एक कीमियागर भी थे? वह कितना राक्षसी था! अर्जुन के बगल में बैठी गोरी महिला ऐसी लग रही थी जैसे उसने मक्खी खा ली हो। वह अकेली नहीं थी। हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के समूह के हाव भाव और भी बदसूरत थे। इस नतीजे ने बहस के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। हर्षवर्धन मेहता ने अर्जुन की ओर बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचा कि आखिर हुआ क्या था। इस बार उसकी नज़र में कोई तिरस्कार नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें सम्मान से भरी थीं। अगर अर्जुन वास्तव में एक कीमियागर था, तो वह मेडिसिन एलायंस और यहाँ तक कि हुआक्सिया के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अस्तित्व होगा। ऐसे व्यक्ति को हर कीमत पर भर्ती किया जाना था। वह अर्जुन के सामने आया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सर, मैंने आपको नाराज़ कर दिया है। कृपया मुझे माफ़ करें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आपको कैसे पता चला कि कड़ाहा 48 सेकंड में फट जाएगा? जैसे ही उन्होंने ये कहा, अनगिनत आशा भरी निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन मुस्कुराए और बहुत ही गैरजिम्मेदाराना शब्द बोल पड़े। मैंने तो बस अंदाजा लगा लिया था। अध्याय 299 सदमा और खौफ। अर्जुन का जवाब सुनकर सभी लोग लगभग जमीन पर गिर पड़े। अगर परिणाम का अनुमान लगाना वाकई इतना आसान होता, तो क्या वे सभी ऐसा नहीं करते? क्या सभी लोग मास्टर कीमियागर नहीं होते? हर्षवर्धन मेहता ने अर्जुन को गहरी दृष्टि से देखा। चूंकि सर यह नहीं बताना चाहते कि कैसे, इसलिए मैं आगे जांच नहीं करूंगा। अर्जुन शायद नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। इसे भूल जाओ। चूंकि तुम जानना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी साधना तकनीक अग्नि तत्व की ओर झुकी हुई है और इससे संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में मेरे पास गहरी अंतर्ज्ञान है, जिसमें कीमिया की लपटें भी शामिल हैं। जहाँ तक संख्या इतनी सटीक होने का सवाल है, तो इसमें किस्मत का एक अंश शामिल था। अर्जुन ने इस बारे में सोचा और कहा, वह इस मामले को लटकाए नहीं रखेगा। हुआक्सिया में बहुत सारी ताकतें थीं। एक बार जब उसने स्वीकार किया कि वह एक कीमियागर है, तो इसका प्रभाव अकल्पनीय होगा। गोलियों को परिष्कृत करने की उनकी क्षमता का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। अंदर ही अंदर वह अभी भी लो प्रोफाइल रहना चाहता था। जहां तक सवाल है कि क्यों चीजें उसकी इच्छा के विपरीत होती रहीं, तो इसका कारण पूरी तरह से ये था कि दूसरे लोग इसकी अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार, यद्यपि उनके उत्तर को एक स्पष्टीकरण माना जा सकता था, लेकिन ये भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे समझ सकें। हर्षवर्धन मेहता ने सिर हिलाया और अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, सर। ठीक है, सर, मेरी साधना तकनीक आपकी जैसी ही है। क्या मैं बाद में इसकी तुलना आपकी साधना तकनीक से कर सकता हूँ? हर्षवर्धन मेहता ने एक सूक्ष्म निमंत्रण भेजा। अर्जुन तो जैसे इसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैं भी बड़े बाबूजी की प्रशंसा करता हूँ। जियांग को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए ये सम्मान की बात होगी। अच्छा, और ठीक है, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए, सर? अर्जुन, मिस्टर अर्जुन। ठीक है, मैं बाद में किसी से मिस्टर अर्जुन को आमंत्रित करवाऊंगा। इसके साथ ही दोनों के बीच बातचीत समाप्त हो गई। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग थे। फिर हर्षवर्धन मेहता मंच पर वापस आए और सभी को जाने देने से पहले कुछ विनम्र शब्द कहे। बाद में मास्टर झाओ ने दूसरी बार इसे परिष्कृत करने का प्रयास किया। पहली बार असफल होना सामान्य बात है, लेकिन पहली बार के अनुभव के साथ दूसरे प्रयास की सफलता दर में सुधार होना चाहिए। कुछ ही देर बाद वह बूढ़ा आदमी जो उसने मेडिसिन किंग घाटी के बाहर देखा था, अर्जुन और झूया के सामने आ गया।
उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, ईद जियांग ने मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा है। ठीक है। इसके बाद अर्जुन और झूया को बूढ़े आदमी द्वारा बगीचे के एक प्रांगण में ले जाया गया। जैसे ही अर्जुन ने आंगन में कदम रखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरा था। हुआक्सिया में वह जो दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीद सकता था, वे सीमित थीं। कुनलुन पर्वतों में पाई जाने वाली कई जड़ी बूटियां हुआक्सिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थीं। ऐसे में उन जड़ी बूटियों के बिना वह अन्य गोलियां परिष्कृत नहीं कर पाएगा। हालांकि इस समय उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। अर्जुन को वहीं रुकता देख झूया ने उत्सुकता से पूछा, श्रीमान अर्जुन, क्या तुम्हें ये फूल और पौधे पसंद हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ फूल और पौधे नहीं हैं, ये सभी खजाने हैं। अगर आप इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, तो शायद इनकी कीमत जियांगन प्रांत के सभी बड़े परिवारों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा होगी। झूया हैरान रह गई। क्या मिस्टर अर्जुन मजाक कर रहे थे? ये प्रांगण बड़ा नहीं था। यहाँ लगे फूल पौधे भले ही बहुत कीमती हों, लेकिन उनका खरबों में होना असंभव था। इस समय एक हार्दिक आवाज गूंजी, मी, अर्जुन की नज़र बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं था। मी, अर्जुन वाकई कीमिया के बारे में एक दो बातें जानते हैं। झूया एल्डर जियांग का स्वागत करती है। एल्डर जियांग ने सिर हिलाया और फिर उनकी नज़र अर्जुन की ओर गई। झूया को कमरे का माहौल पढ़ना आता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं वहां जाऊंगी और सामान देखूंगी। ये कहकर वह आंगन के एक कोने में चली गई। अब हर्षवर्धन मेहता और अर्जुन अकेले रह गए। हर्षवर्धन मेहता ने अर्जुन की नज़रों का अनुसरण किया और सफ़ेद घास का एक डंठल देखा। उन्होंने कहा, इस जड़ी बूटी को व्हाइट सोल ग्रास कहा जाता है। मेडिसिन किंग वैली ने 20 साल से इसकी खेती की है और केवल 3 डंठल ही उगा पाए हैं। इस समय यद्यपि उसका हृदय दुखी था, फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह इन जड़ी बूटियों से अलग नहीं हो सका, तो वह अर्जुन का मन भी नहीं जीत सकेगा। यदि अर्जुन सचमुच एक उच्च कोटि का कीमियागर होता, तो मेडिसिन एलायंस की स्थिति पूरी तरह बदल जाती। इसलिए मेडिसिन एलायंस को अर्जुन की आवश्यकता थी। ठीक है, अर्जुन को जरा भी संकोच नहीं हुआ। आखिरकार ये जड़ी बूटी कुनलुन पर्वतों में भी दुर्लभ मानी जाती थी और उसे इसकी जरूरत थी। ये खजानों में एक खजाना था। हर्षवर्धन मेहता दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी जल्दी जवाब देंगे। उन्होंने हमेशा की तरह विनम्रता से बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। श्री अर्जुन, मैं थोड़ा उत्सुक हूं और मुझे नहीं पता कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं। अगर आपको जवाब देने में असुविधा हो रही है तो आप मना कर सकते हैं। हर्षवर्धन मेहता सचमुच अपनी जिज्ञासा दबा नहीं सके। अर्जुन ने अपनी उंगलियां भींच लीं और सच्ची क्यूई का एक विस्फोट हुआ। उसके हाथ में सफेद आत्मा घास का एक डंठल दिखाई दिया। बोलना। हर्षवर्धन मेहता ने जब ये दृश्य देखा तो उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। यह अर्जुन बहुत दबंग था। क्या उसे मेडिसिन अलायंस की इज्जत पर भरोसा नहीं था? उसने अपनी लार निगल ली और असहाय होकर बोला, श्रीमान अर्जुन, चूंकि आप एक कीमियागर हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि आप किस ग्रेड और पैटर्न की औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। गोलियों को 9 ग्रेड में बांटा गया था और हर ग्रेड को 9 पैटर्न में बांटा गया था। इसलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण था। मेडिसिन एलायंस का सबसे शक्तिशाली कीमियागर इस समय एकांतवास में है। वह चौथी श्रेणी की 5 पैटर्न वाली गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। इसे हुआक्सिया के कीमियागरों के बीच भी शिखर माना जाता था। यदि अर्जुन तीसरी श्रेणी 5 पैटर्न वाली या उससे उच्चतर गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाता, तो वह मेडिसिन एलायंस के प्रयासों के लायक होता। वह अर्जुन को घूरता रहा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? सबसे पहले, मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। वे बहुत महंगी हैं। दूसरा, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर पूरी गंभीरता थी। यह हर्षवर्धन मेहता ने कुछ सेकंड सोचा और अंत में पहले सहमत होने का फैसला किया। आखिरकार अर्जुन की शर्तें अस्पष्ट थीं और बातचीत के लिए अभी भी जगह थी। ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन विशिष्टताओं के लिए अभी भी मेडिसिन एलायंस की स्वीकृति की आवश्यकता है। जैसे ही हर्षवर्धन मेहता ने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने कहा, मैं चौथी श्रेणी की 8 पैटर्न वाली गोलियां बना सकता हूं। अगर तत्व सामंजस्य में हो और पर्याप्त संसाधन हो, तो मैं 5वीं श्रेणी की गोलियां बनाने का प्रयास कर सकता हूं। क्या? हर्षवर्धन मेहता को झटका लगा और अनगिनत लहरें उनके दिल को झकझोर गईं। क्या अर्जुन 5वीं कक्षा की गोलियां भी परिष्कृत कर सकता है? क्या यह मजाक था? यह असंभव होना चाहिए। अर्जुन की उम्र कितनी थी? वह सिर्फ 20 साल का था। भले ही उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही गोलियों का शोधन शुरू कर दिया हो, लेकिन ऐसी उपलब्धि अविश्वसनीय थी। भाड़ में जाओ।
मिस्टर अर्जुन, मजाक मत करो, हर्षवर्धन मेहता ने कांपती आवाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मुझे एक गोली बनाने की कड़ाही दो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक बना सकता हूँ। ये वही प्रतिक्रिया थी जिसकी अर्जुन को उम्मीद थी। केवल हर्षवर्धन मेहता को चौंकाने से ही दूसरे पक्ष द्वारा घोस्ट प्रिजन के बारे में खुलासा करने की संभावना सबसे अधिक होगी। हर्षवर्धन मेहता का माथा पसीने से लथपथ था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, मी अर्जुन, कृपया मेरे साथ आइए। जब तक मी अर्जुन चौथी श्रेणी की गोलियां और उससे ऊपर की गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं, तब तक मेडिसिन किंग वैली की औषधीय जड़ी बूटियां आपके काम आ सकती हैं। साथ ही अगर मी अर्जुन मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी क्षमता से जवाब दूंगा। ठीक है। अध्याय 300 स्वर्गीय घटना। 5 मिनट बाद वे दोनों कीमिया कक्ष में पहुंचे। कमरा विशाल था और कमरे के बीच में एक कड़ाही रखी हुई थी। कड़ाही का स्तर कम नहीं था और उसके चारों ओर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। मिस्टर अर्जुन, क्या ये ठीक है? हर्षवर्धन मेहता ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद उसने कुछ किया। उसने अपनी सच्ची क्यूई को चैनल किया और अपनी हथेली को कड़ाही पर पटक दिया। आग। उसकी उग्र दहाड़ के बाद पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और कड़ाही के नीचे एक चमकदार लौ प्रकट हुई। ये दृश्य देखकर हर्षवर्धन मेहता की सांसें तेज हो गईं और वह बेहद उत्साहित हो गए। क्यू कंडेंसिंग पिल फ्लेम। मैंने वास्तव में क्यू कंडेंसिंग पिल फ्लेम को फिर से देखा है। यह एक प्राचीन कीमिया तकनीक थी। एटीआर, आप वास्तव में प्राचीन कीमिया जानते थे। हर्षवर्धन मेहता का उद्गार वास्तव में बहुत जोरदार और अनुचित था। चुप रहो, अर्जुन ने कहा। हर्षवर्धन मेहता ने जब ये सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह ऐसे थे जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। अगर कोई और ये दृश्य देखता तो उसके होश उड़ जाते। एल्डर जियांग से इस तरह बात करने की हिम्मत कौन कर सकता है? आग की लपटें तेज हो गईं और कढ़ाई लाल हो गई। फिर अर्जुन ने कढ़ाई को फिर से थपथपाया और ढक्कन खुल गया। अर्जुन की उंगलियां नाचने लगीं और एक रहस्यमयी शक्ति ने मेज पर रखी जड़ी बूटियों को कढ़ाई में खींच लिया। अंततः अर्जुन ने अपनी सच्ची ची को प्रवाहित किया और पूरे बर्तन को उससे ढक दिया। पूरे 5 मिनट के बाद एक गहन औषधीय सुगंध हवा में भर गई। डिंग, एक तीखी आवाज के साथ गोलियां बन गईं। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, अर्जुन ने शांति से कहा। गल्प। हर्षवर्धन मेहता ने अपनी लार निगल ली। जब वह कड़ाही के पास गया तो उसके पैरों में सीसा भरा हुआ महसूस हुआ। फिर उसने कड़ाही से एक औषधीय गोली निकाली और अचानक उसे एहसास हुआ। सभी 10 गोलियां पूरी थीं और एक भी खराब नहीं थी। इसके अलावा जब उसने औषधीय गोली पर बने पैटर्न देखे तो उसकी आंखें मूर्ति की तरह चौड़ी हो गईं और वह जमीन पर जड़वत खड़ा हो गया। चौथी कक्षा, 8वीं कक्षा। वह उस व्यक्ति से भी अधिक भयानक है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए चाहे ये कितना भी अविश्वसनीय लगे, ये सच था। क्या तुम्हें अब भी मुझसे कुछ और साबित करवाने की जरूरत है? अर्जुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और अपनी आभा छोड़ी। भले ही हर्षवर्धन मेहता उनसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन मेडिसिन लीग में जो चीज मायने रखती थी वह युद्ध शक्ति नहीं थी, बल्कि चिकित्सा कौशल और कीमिया कौशल थे। इस मामले में अर्जुन ने उसे परास्त कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अर्जुन, ये सबूत काफी है। अर्जुन ने और समय बर्बाद नहीं करना चाहा और सीधे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही उद्देश्य से ढूंढने आया हूं और वह उद्देश्य है कि यह पता लगाना कि भूत जेल कहाँ है। यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द सुनकर हर्षवर्धन मेहता के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। हुआक्सिया में यह वर्जित था। यद्यपि वह वहां कई बार गया था, लेकिन यदि उसने यह बात उजागर की तो परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। मिस्टर अर्जुन, उस जगह के अलावा मैं आपको बाकी सब कुछ बता सकता हूं। हर्षवर्धन मेहता मुश्किल स्थिति में थे। टकराना। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और अपनी हथेली पीछे रखे हुए कढ़ाई पर पटक दी। जोरदार टक्कर से कढ़ाई फूट गई। अर्जुन ने गुस्से में कहा, हर्षवर्धन मेहता, आपने अभी मुझसे यही वादा किया था और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपनी बात से मुकर जाते हैं। हर्षवर्धन मेहता ने अर्जुन की ओर देखा, जो एक खतरनाक आभा बिखेर रहा था, और समझाया, मिस्टर अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ऐसा है कि मैं नहीं बता सकता। उस जगह का प्रभारी व्यक्ति ऐसा है जिसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। जब मैं उस जगह में गया तो मुझ पर एक मुहर लगा दी गई। एक बार मैं उस जगह का पता बता दूं तो मैं मर जाऊंगा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने हर्षवर्धन मेहता की बाह थपथपाई, क्योंकि उसकी सच्ची क्यूई उसके शरीर में घुस गई थी। जैसे ही यह उसके माथे तक पहुंची, एक शक्तिशाली बल ने उसकी सच्ची क्यूई को पीछे धकेल दिया। हर्षवर्धन मेहता के शरीर में वास्तव में एक सील थी।
इसके अलावा यह मुहर हुआक्सिया से नहीं थी, ये कुनलुन पर्वत से आई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और तीसरे कब्र के पत्थर पर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति से मन ही मन बात की। वरिष्ठ, क्या आप इस व्यक्ति की सील तोड़ सकते हैं? काली धुंध छा गई और काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी संसार कब्रिस्तान में प्रकट हुआ। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने बाहर खड़े हर्षवर्धन मेहता की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं स्वाभाविक रूप से इस बेकार सील को तोड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शक्ति खर्च होगी। हालांकि चेतावनी यह है कि अगर मैं इस सील को तोड़ता हूं तो दूसरे पक्ष को पता चल सकता है। अर्जुन हिचकिचाया, क्या कोई और रास्ता नहीं है? बेशक है, मैं इस व्यक्ति के शरीर से सील का पता लगा सकता हूं और सील को उसके स्रोत से तोड़ सकता हूं। उस समय सभी के शरीर पर लगी सील गायब हो जाएंगी। भले ही सील बनाने वाला व्यक्ति जांच करना चाहे, लेकिन कोई निशान नहीं मिलेगा। वरिष्ठ, कृपया मेरी मदद करें, अर्जुन ने खुश होकर कहा। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। हर बार जब मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा तो मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और हो सकता है कि मैं और भी तेजी से गायब हो जाऊं। मेरी बस एक ही विनती है, अगर इस बार मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें भी बदले में मुझ पर एक एहसान करना होगा। कैसा उपकार? इससे पहले कि अर्जुन बोल पाता, एक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मैं मान लूंगा कि तुम सहमत हो। मैं तुम्हें भविष्य में बताऊंगा। अभी के लिए मैं तुम्हारा शरीर उधार लूंगा। उसकी धीमी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी। तभी अर्जुन की आंखें पूरी तरह बदल गईं। अब वे प्राचीन काल की आभा से भरी हुई लग रही थीं। आभा अचानक बाहर आ गई। हर्षवर्धन मेहता ने इस बदलाव को स्वाभाविक रूप से महसूस किया। वह अर्जुन से बात करने ही वाले थे कि उन्होंने अर्जुन की आंखों पर नजर डाली, जिससे उनके पैर तुरंत कांपने लगे। यह एहसास बहुत असहज था। ऐसा लग रहा था मानो उनका सामना अर्जुन से नहीं, बल्कि किसी अद्वितीय विशेषज्ञ से हो रहा था। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी क्यूई को अपने दंतियन में डूबने दो। हर्षवर्धन मेहता ने विरोध करना चाहा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इच्छा शक्ति भी जवाब नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूटने वाला है, और उससे लग रहा था जैसे वह नरक की गहराइयों में है। अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और अचानक उसकी हथेली में एक सुनहरा रून जमा हो गया। हर्षवर्धन मेहता ने हैरानी और उलझन में देखा। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, बिजली, चकनाचूर हो जाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मेडिसिन किंग घाटी के ऊपर का आकाश अचानक काले बादलों से भर गया और भयंकर बिजली चमकने लगी। यह एक स्वर्गीय घटना की तरह था। धमाका, 10,000 बिजली के बोल्ट चमके और कीमिया कक्ष पर गिर पड़े। अचानक अर्जुन ने अपने हाथों में बिजली का एक चमकता हुआ गोला पकड़ लिया, जैसे कोई अमर हो। इस चौंकाने वाली घटना को स्वाभाविक रूप से 10 मील के दायरे में मौजूद हर किसी ने देखा, और जो विशेषज्ञ अभी भी घाटी में आराम कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और बाहर निकल आए। अध्याय 301 कर्म प्रतिशोध। जब वे एक खुले स्थान पर पहुंचे तो वे डर के मारे आसमान से गिरती बिजली को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसा चौंकाने वाला दृश्य नहीं देखा था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हालांकि एक बात स्पष्ट थी, जो कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता था, वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, जिसकी ताकत उनसे कहीं अधिक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांगनान प्रांत में कोई अन्य विशेषज्ञ प्रकट हुआ हो? हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स विभाग के जवानों ने भौहें सिकुड़ी। चौक में अर्जुन की आलोचना करने वाले बूढ़े ने इस दृश्य की तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने फोटो लेने के लिए बटन दबाया, उसके हाथ में तेज जलन होने लगी और फिर टकराना। फोन फट गया और फोन के कुछ हिस्से उसकी आंखों में भी जा लगे। पूरी मेडिसिन किंग घाटी में चीख गूंज उठी। उसी समय मेडिसिन किंग घाटी की गहराई में एक पुआल की झोपड़ी में एक ऋषि जैसा बूढ़ा व्यक्ति पैर मोड़कर बैठा था। ये व्यक्ति मेडिसिन एलायंस का सबसे शक्तिशाली कीमियागर था। वह न केवल एक कुशल कीमियागर था, बल्कि उसकी मार्शल ताकत उसे हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 10 रैंकों में रखती थी। बेशक उनका नाम वहां नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों से कोई मतलब नहीं था। इसके बजाय उनका ध्यान साधना पर था। इस समय उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक चमकदार चमक चमक उठी और वह आश्चर्य से ऊपर देखने लगा। मेडिसिन किंग वैली में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कैसे आ सकता है? क्या जियांगन प्रांत बदल गया है, या हुआक्सिया बदल गया है? कीमिया कक्ष में हर्षवर्धन मेहता को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। अर्जुन बिजली की ऊर्जा से घिरा हुआ था। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उन्हें मेडिसिन एलायंस के अध्यक्ष या ग्रैंड मास्टर के रूप में अपनी स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। इस समय वह केवल जीना चाहता था। दूसरों के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया देखी थी।
हालांकि इस समय वह एक ऐसी घटना देख रहा था जिसने उसके सारे ज्ञान और अनुभव को बेकार कर दिया था। अर्जुन किस तरह का विशेषज्ञ था, उसे यकीन नहीं था, लेकिन एक बात का उसे यकीन था कि अर्जुन उसे एक पल में राख में बदल सकता था। अर्जुन ने बस हर्षवर्धन मेहता को घुटनों के बल बैठते देखा। उसने भौहें सिकुड़ी और जमीन पर पैर पटकने लगा। जल्द ही उसकी असली क्यूई उभरी और हर्षवर्धन मेहता का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। फिर अर्जुन ने अपने हाथ में लिया सुनहरा रून सीधे हर्षवर्धन मेहता के शरीर में धकेल दिया, जिससे सुनहरे प्रकाश की लहरें पैदा हुईं। हर्षवर्धन मेहता की छाती पर दिखी काली सील। अर्जुन ने व्यंग्य किया, बेकार सील, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है, तोड़ दो। प्रकाश की किरणें हर्षवर्धन मेहता के शरीर में प्रवेश कर गईं। अर्जुन, जो बिजली की ऊर्जा को पकड़े हुए था, ने अपनी उंगलियां खोली और अपनी हथेली में मुहर पकड़ ली। सील ने भागने की कोशिश की, लेकिन यदि अर्जुन ने उसकी पकड़ ढीली कर दी तो भी सुनहरा रून उसे भागने से रोक लेगा। अचानक अर्जुन ने अपनी उंगलियां बंद कर लीं। कच, काली सील गायब हो गई और धूल में बदल गई। इस समय राजधानी शहर से हजारों मील दूर भूत जेल, ये स्थान अत्यंत अंधकार में था तथा चारों ओर खतरनाक वातावरण व्याप्त था। ये जगह हिंसा और बुराई से भरी हुई थी। बिना ताकत के कोई भी यहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। भूत जेल की गहराई में एक लंबे लबादे में दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर के कमरे में बैठा था। उसके सामने एक जोड़ा खड़ा था जो विशेष बंधनों से बंधा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। हालांकि वह बहुत कुछ झेल चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर गर्व की झलक साफ देखी जा सकती थी। वह महिला लगभग 40 वर्ष की थी और अभी भी उसमें आकर्षण था। यदि अर्जुन यहाँ होता तो उसे निश्चित रूप से एहसास होता कि ये दोनों ही वे माता पिता हैं जिनकी उसे तलाश थी। ध्रुव मल्होत्रा, विमला। बूढ़े आदमी ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, बहुत समय हो गया है। क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगे? क्या तुम सचमुच हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हो? हम्फ। ध्रुव मल्होत्रा ने नाक भान सिकोड़ी। मैंने तुमसे कहा था, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम मुझे कैद करना चाहते हो तो कैद कर लो। भले ही हम दशकों तक यहाँ रहें, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। वैसे भी हम अब चलती फिरती लाशों की तरह जी रहे हैं। अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो बस कर दीजिए। अगर आप हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और विमला की ओर देखा। मिस जियांग, तुम एक सुनहरी बच्ची थी। इस भूतिया जेल में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। जब तक तुम मुझे बताने के लिए सहमत हो, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मान सकता हूँ। विमला ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। मैं उसके साथ दुख सहने को तैयार हूँ। इसके अलावा हम दोनों के पास कुछ भी नहीं बचा है। जीने का कोई मतलब नहीं है। बूढ़े आदमी ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें अपने बेटे की भी परवाह नहीं है, अर्जुन? ये सुनकर दंपति के भाव गहरे और जटिल हो गए। विमला ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा बेटा मर चुका है। हमें प्रभावित करने के लिए उसका इस्तेमाल करना बेकार है। क्लाउड लेक मैनर में वापस आकर वह वही थी जिसने अर्जुन को ईस्ट कॉइन लेक में धकेल दिया था। वह पानी के तेज बहाव और चट्टान की ऊंचाई को किसी और से बेहतर जानती थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनके जैसा दुख झेलने से बेहतर था कि वह मर जाए। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका बेटा मरा नहीं है? बूढ़े आदमी के शब्द चौंकाने वाले थे और उनके दिल कांप उठे। उन्होंने एक स्वर में कहा, तुमने क्या कहा? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो। मुझे वह रहस्य बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ, और अगर मेरा मूड अच्छा हो तो अपने बेटे को तुम्हारे पास ले आओ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। इसके बारे में सोचना भी मत। अगर चेन र जिंदा भी है तो मुझे लगता है कि वह हमें खुद ही ढूंढ लेगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी और उसकी उंगली धीरे से एक लाल बटन पर टिक गई। जब तक मैं ये बटन दबाता रहूंगा, उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, तुम्हें कई दर्दनाक बिजली के झटके लगेंगे। यह अच्छा एहसास नहीं है, तुम्हें पता है। दंपति ने फिर भी बूढ़े व्यक्ति की उपेक्षा की। ठीक है, चूंकि तुमने दुख चुना है, मैं खुशी खुशी तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। फिर बूढ़े आदमी ने बटन दबाना शुरू किया। अचानक उसके शरीर से बिजली चमकी और एक अत्यंत भयानक आभा ने उसे घेर लिया। ये कैसे संभव है? बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी सील टूट चुकी है और उसे वाकई में झटका लगा है। अपने चारों ओर चमकती बिजली को देखकर उसकी आंखें भय से भर गईं। किसी ने सचमुच उसकी सील तोड़ दी थी। और उस व्यक्ति का कोई पता नहीं था। इसका एकमात्र संकेत यह शापित बिजली थी। बिजली की ऊर्जा उसके शरीर से होकर गुजरी, जिससे उसके रक्तसार और क्यूई में तबाही मच गई।
एक समय ऐसा आया जब वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका और उसने मुंह से खून थूक दिया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। उन्होंने 100 वर्षों तक भूत जेल की रखवाली की थी और उनकी हालत इतनी दयनीय कभी नहीं रही थी। इस समय उसका पूरा शरीर जलकर काला हो गया था और बिजली की ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर ऐंठ रहा था, उसका चेहरा क्रूर और पीला पड़ गया था। गल्प। ध्रुव मल्होत्रा और विमला इस अजीब दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या वे वही नहीं थे जिन्हें बिजली से प्रताड़ित किया जाना था? क्या ये बात किसी तरह इस बूढ़े आदमी पर उल्टी पड़ गई? क्या ये पौराणिक कर्म का प्रतिशोध हो सकता है? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और न जाने क्यों मुस्कुरा दिए।